नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। जैसे ही 5 सितंबर नजदीक आता है, चर्चाएं शुरू हो जाती हैं शिक्षकों के बारे में, छात्रों के बारे में, उनके रिश्तों के बारे में। और आज हम भी शिक्षक और छात्रों के इन्हीं संबंधों को, खासतौर से इस बदलते हुए दौर में क्या कुछ हो गए हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि आज छात्र और शिक्षकों के बीच की जो मर्यादाएं हैं टूट रही हैं, वर्जनाएं टूट रही हैं, उनके बीच का अनुशासन कहीं भंग हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि एक को परीक्षा पास करने की जल्दी है, तेजी है, चिंता है, तो दूसरे को नौकरी करने की। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि शिक्षक का जो संबंध छात्र के साथ होता है, उसके जीवन में जो योगदान एक शिक्षक देता है, उसे कभी ना तो भुलाया जा सकता है और ना ही उसे किसी भी तरह से कमतर करके आंका जा सकता है। आज हम जो कुछ भी बनते हैं वो अपने शिक्षकों की वजह से ही बनते हैं और ये भाव हमारे दिल में हमेशा बना रहता है। कमोबेश उसमें कुछ कमी आ सकती है, उससे कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन जो ये संबंध है वो हमेशा जिंदगी में याद करता है एक छात्र। आज इसी पर हम बात करेंगे और इस बातचीत में हमेशा की तरह हमारे साथ यहाँ शिक्षक भी बैठे हैं, छात्र भी बैठे हैं, अभिभावक भी बैठे हैं और हमारे विशिष्ट मेहमान भी यहाँ बैठे हैं जिनसे हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले अपने विशिष्ट मेहमानों का आपसे परिचय हम करा दें। हमारे साथ प्रोफेसर जीएस राजपूत जी बैठे हुए हैं जो कि जाने माने शिक्षाविद हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजपूत जी आपका। हमारे साथ प्रोफेसर मनीषा प्रियम जी हैं, शिक्षाविद और नेशनल यूनिवर्सिटी एंड एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन से आती हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ बलदेव भाई शर्मा जी बैठे हुए हैं जो कि लेखक हैं और अध्यक्ष हैं नेशनल बुक ट्रस्ट से आप आते हैं। बहुत बहुत स्वागत है बलदेव भाई। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी बैठे हैं जो कि कोच हैं विराट कोहली के। बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार शर्मा जी आपका। सुषमा गोयल जी हमारे साथ हैं जो कि गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर स्कूल में पढ़ाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुषमा जी। और विपुल मुदगल जी हमारे साथ हैं जो कि समाजशास्त्री हैं और डायरेक्टर हैं कॉमन कॉज से आते हैं। तो तमाम मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, पर इससे पहले आइए जरा इन बदलते हुए रिश्तों पर एक नजर डाल लें इस छोटे से पैकेज के माध्यम से। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे तो मेरे शिक्षकों की इतनी कथाएं याद है, क्योंकि हमारे छोटे से गांव में तो वही हमारे हीरो को हुआ करते थे। और लेकिन मैं आज खुशी से कह सकता हूं कि मेरे एक शिक्षक अब उनकी 90 साल की आयु हो गई है। आज भी हर महीने उनकी मुझे चिट्ठी आती है, हाथ से लिखी हुई चिट्ठी आती है। महीने भर में उन्होंने जो किताबें पढ़ी हैं उसका कहीं न कहीं जिक्र आता है, कोटेशंस आता है। महीने भर मैंने क्या किया, उनकी नजर में वो ठीक था नहीं था, जैसे आज भी मुझे क्लासरूम में वो पढ़ाते हो। अभी हाल में प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात उद्बोधन में शिक्षक दिवस पर शिक्षकों की भूमिका की सराहना करते हुए अपने गुरु को याद किया और बताया कि उनके 90 वर्षीय शिक्षक आज भी उनके संपर्क में हैं और पत्राचार के माध्यम से उनको मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। शिक्षक या अपने गुरु के प्रति ये आदर, ये सम्मान उस पीढ़ी का है जो आज भी गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करती है, जिसका गुरु साक्षात पर ब्रह्म की भारतीय परंपरा में यकीन है। जाहिर है गुरु या शिक्षक की प्रतिष्ठा कम नहीं हुई, लेकिन समय के साथ इसमें बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज की पीढ़ी प्रणाम या चरण स्पर्श की पीढ़ी नहीं, शिक्षक के साथ बराबरी के रिश्ते की पीढ़ी है। ये पीढ़ी नए टेक्नोलॉजी युग की पीढ़ी है, जिसमें शिक्षा और संस्कारों से ज्यादा महत्व सवाल जवाब और बहस को दिया जाने लगा है। कुल मिलाकर दोष शिक्षा के व्यावसायीकरण का है। व्यावसायिकता के इस दौर में छात्र एक प्रोडक्ट, शिक्षा एक कमोडिटी, शिक्षक एक सर्विस प्रोवाइडर और अभिभावक एक क्लाइंट बनकर रह गया है, जिसमें शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य छात्र को रोजगार परक बनाना है। सफलता की कुंजी कोचिंग में तलाशी जाने लगी है। शिक्षा के निजी संस्थान कमाई का धंधा बन गए हैं। सरकारी स्कूलों का हाल असर की उन रिपोर्ट्स में देखने में मिलता है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही में ज्ञान का जबरदस्त अभाव देखा जा सकता है। अब ऐसे में गुरु शिष्य की महान परंपरा की उम्मीद कैसे की जा सकती है? इस बदलते माहौल के लिए न तो अकेले शिक्षक न फिर छात्र को दोषी ठहराया जा सकता है। असहज होते संबंधों के लिए छात्र और शिक्षक बराबर के जिम्मेदार हैं। छात्रों द्वारा शिक्षकों से हिंसक व्यवहार या फिर शिक्षकों द्वारा छात्राओं से अश्लील और घिनौने बर्ताव देखने को मिलते हैं, जो इन रिश्तों को तार तार करते हैं। तो जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी अपनी मन की बात में ये कहा था कि शिक्षक जो है वो तब तक शिक्षक रहता है जबकि उसके भीतर का जो छात्र है वो जब तक जिंदा रहता है तब तक शिक्षक शिक्षक बना रहता है।
तो आज शिक्षक और छात्रों के संबंधों पर बातचीत को शुरू करेंगे और हमारे साथ यहाँ हमारे शिक्षक मौजूद हैं, हमारे विशेषज्ञ मेहमान मौजूद हैं जो हमें बात बताएंगे। हमारे साथ प्रोफेसर JS राजपूत जी बैठे हुए हैं। राजपूत जी, ये बताइए कि आज के दौर में हम जब भी अपने इतिहास को देखते हैं तो जाहिर है बड़े महिमा उसकी देखते हैं, उसका गौरव देखते हैं, टीचर मतलब गुरु जिसको हम कहा करते थे उसके साथ अपने संबंधों को याद करते हैं, मगर ये कह के हम ये कभी नहीं कहना चाहते कि आज के दौर में ये संबंध जो है बिल्कुल तार तार हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। लेकिन फिर भी ये तो आप भी मानेंगे कि उसमें परिवर्तन, बदलाव आ रहा है और कुछ ऐसा बदलाव भी आ रहा है जो शायद मन को उतना अच्छा नहीं लगता। कैसे देख रहे हैं आप दोनों के संबंधों को आज के इस दौर में? देखिए, मैंने बहुत पहले एक पुस्तक पढ़ी थी, द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल चेंज। उसमें 3 वाक्य थे। लेखक ने लिखा, बहुत बड़े विद्वान लेखक थे कनाडा के, कि परिवर्तन हर जगह है, प्रगति हर जगह नहीं। नॉट एवरी चेंज इज कपल्ड विद प्रोग्रेस। हर परिवर्तन प्रगति का द्योतक नहीं होता जी। तो बदलाव हर तरफ हो रहा है। शिक्षा के बाहर का जो जगत है उसमें सब कुछ बदल रहा है। लोगों का दृष्टिकोण बदल रहा है, लोगों की अपेक्षाएं बदल रही हैं, इच्छाएं बदल रही हैं, उसका प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ेगा। अगर मैं शिक्षक हूँ और मेरे पड़ोस के यहाँ एक लंबा बड़ा सा इतना बड़ा टीवी आता है तो मेरे मन में भी इच्छा जागृत होगी कि मेरे बच्चे भी उसको लाएं। फिर मैं कोचिंग में चला जाता हूँ, फिर मैं वहाँ ट्यूशन करता हूँ, ये सब शुरू हो जाता है। तो वैश्वीकरण के युग में सारी दुनिया एक ग्लैमर के पीछे दौड़ रही है, अध्यापक भी उससे अछूता नहीं रह सकता। इस बात को समझिए कि शिक्षा समाज को रास्ता दिखाती है और समाज शिक्षा पर प्रभाव डालता है। इन दोनों का संबंध जब टूट जाता है तब ये स्थिति आती है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी बात हुई कि हमें आज़ादी के बाद शिक्षा सब तक पहुँचानी थी और हमने बड़े प्रयास किए। आज हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं कि हमारे यहाँ स्कूल लगभग सभी को उपलब्ध है। लेकिन जब भी कोई भी व्यवस्था में जब इतना बड़ा प्रसार होता है, बहुत तेजी से बढ़ती है, तो गुणवत्ता कम होती है। ये हर जगह लागू होता है, वो हमारे यहाँ भी लागू हुआ। अब अनुभव अगर हमें होता तो, और अब अनुभव हमें है कि हमें उसके लिए पहले से सावधानियां नियत करनी होती हैं। जैसे हमारे स्कूल, हम किसी स्कूल को नीचे न जाने देते। 1960 के आसपास सरकारी स्कूल सबसे अच्छा माना जाता था और बड़े अच्छे ढंग से चलता था, बड़े मूल्यों पर चलता था। अध्यापक प्रशिक्षित होते थे और वे मानकर चलते थे कि मैं नई पीढ़ी का, नए भारत का निर्माण कर रहा हूँ। अब क्या हुआ है? अब हम वैश्वीकरण से प्रभावित हो गए हैं। हमारे यहाँ निजी स्कूल खुल गए हैं, सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? इस पर मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जिसके पास भी साधन है उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। जो नीति निर्धारित करता है शिक्षा के देश में और जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता, उन सबके साथ ये बात लागू होती। इसलिए हम सरकारी स्कूलों पर ध्यान नहीं देते। अब धीरे धीरे हमारे विश्वविद्यालय जो सरकारी हैं, वहाँ अगर किस स्कूलों में 50 लाख 10 लाख 12 लाख अध्यापक नहीं होंगे या विश्वविद्यालय में 40% स्थान खाली होंगे तो गुणवत्ता तो नीचे जाएगी। और जब गुणवत्ता नीचे जाएगी तो आपस के संबंध भी नीचे जाएंगे। मैं एक, आपने कहा था ना उदाहरण बताने के लिए जी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मुझसे एक अंतर्राष्ट्रीय सभा में पूछा गया था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था तो जर्जर हो गई, गिरती क्यों नहीं? अच्छा। वो तो टूट जाना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, वो टूटेगी नहीं, ये कभी नहीं टूटे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा परंपरागत अध्यापक आज भी ये मानकर चलता है कि मैं नए भारत का निर्माण कर रहा हूँ, मैं हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा हूँ। और ऐसे लोगों की संख्या, जो आपने कहा, संख्या तो कम हो गई है लेकिन ये परंपरा खत्म नहीं हुई। आखिर गुरुकुल परंपरा में क्या था? पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने मुझे एक पुस्तक लिखी मेरे अनुरोध पर। उसमें उन्होंने कहा कि जो ज्ञान की परंपरा है उसके मूल बिंदु हमेशा एक से रहते हैं। जैसे मैं बच्चों को भी बता सकता हूँ, 4 बिंदु हैं। अध्ययन, आपने अध्यापक के साथ पढ़ा। मनन, जानने के बाद सोचा कि मैंने क्या पढ़ा। चिंतन, अपने मित्रों से बात की कि भाई मेरे ये समझ में आया, तुम्हारी ये समझ में आया कि नहीं। और उपयोग, उस नॉलेज, उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है जिसका उपयोग नहीं हो सकता। और इसके लिए उन्होंने 3 शब्द और बताए जो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने 1000 साल पहले थे। प्रश्न, प्रतिप्रश्न, परिप्रश्न। अगर अध्यापक इसमें आ जाए, आपको पूरी आजादी हो सवाल पूछने की, तो हमारा एक संबंध बन जाएगा। जो संबंध की कमी की हम चर्चा कर रहे हैं जी, बिल्कुल, वो संबंध बनाने का तरीका था। और 1 मिनट और कह देता हूँ जी। तीसरी बात जो पंडित जी ने मुझे समझाई थी और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था कि हमारी संस्कृति में एक बात कही जाती है, जब हम कोई जन्म लेता है तो 4 ऋण उसके पास आ जाते हैं, 4 कर्जे आ जाते हैं हमारे ऊपर। ऋषि ऋण,
ऋषि माने अध्यापकों का, जिन्होंने ज्ञान दिया है। बिल्कुल। पितृऋण माता पिता, दैव ऋण मनुष्य और प्रकृति के संबंध, और मानव ऋण मनुष्यता का। ये हमारा कर्तव्य बोध है। ये कर्तव्य बोध अध्यापक में भी हो, संस्थाओं में हो, तो निश्चित रूप से सुधार संभव है। जी, तो हमने राजपूत जी की बात सुनी और वाकई हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी क्लास में बैठ के सुन रहे हैं। मैं तो वही सीखा हूँ जिंदगी भर, इसलिए। बिल्कुल, और वाकई यही सब बातें हैं जो अपने अध्यापकों से सीखते हैं, उनके ज्ञान को लेते हैं, अर्जित करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर मनीषा प्रेम जी बैठी हैं। मनीषा जी, अभी जैसे राजपूत जी कह रहे थे कि सब दुनिया में बदलाव हो रहा है ना, बाजारवाद बढ़ रहा है, तो उसका असर टीचर पर भी पड़ेगा, वो भी तो उसी समाज का हिस्सा है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ग हैं जैसे टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, हम उन्हें उसमें शामिल ही नहीं करते क्योंकि वो हमारे लिए बाकी प्रोफेशन से हटकर कुछ बड़ी चीज है। लेकिन आज के दौर में एक शिक्षक एक सर्विस प्रोवाइडर होके रह गया है और एक कमोडिटी हो गई है शिक्षा। छात्र को लगता है वो फीस देता है तो इसलिए उसको वहां से शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये जो सारी चीजें जिनमें घालमेल हो गया है, उसका खामियाजा शिक्षक और छात्र दोनों भुगत रहे हैं। क्या आप मानते हैं ऐसा? मैं ये मानती हूँ कि चाहे बाजारवाद आए, अरे गर्मी सर्दी आती है तो पढ़ाई में थोड़ी कोई कमी आती है, थोड़ा कम पढ़ लोगे, थोड़ा ज्यादा पढ़ लोगे, लेकिन ये कहीं कहा नहीं गया कि इसी टेम्परेचर में पढ़ाई हो सकती है। वैसे ही बाजारवाद भी आएगा और जाएगा, कोई और युग आएगा जाएगा। और जहां तक ये कमर्शियलिज्म और इसकी बात चल रही थी, तो मेरे मन में एक फिल्म के रील की तरह ये चल रहा था कि पहले के टीचर, अब पहले के टीचर जो थे उस समय भी 1942 के मूवमेंट में, फॉर एग्जांपल क्विट इंडिया मूवमेंट में, शिक्षक जो थे वो बहुत की संख्या में वो आगे बढ़कर आए, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन लीडरशिप की थी वो तो जेलों में थी। और गांधी जो उस समय बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता रहे और उस समय भी वो जेल में पहले, लेकिन गांधी की बात पर मैं सुनती थी कि छोटे छोटे कस्बों में भी एकदम एक आग लगाई गई और महिलाओं को कहा गया कि जितना फॉरेन के बने हुए लेस की साड़ियां या खिलौने आपके पास हैं वो आप जाके उसे फेंक दीजिए। और एक बार उनकी अपनी ग्रैंड डॉटर से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि उसमें एक साड़ी मेरे पास जो थी वो मैं छुपाए फिरती थी, कहीं बाघ की आंख इस पर पड़ गई। उन्होंने बताया कि उनकी उम्र शायद उस वक्त 13 वर्ष की थी या कुछ, बहुत पसंद थी उनको। तो एक तरह से वैल्यू सिस्टम अगर एजुकेशन और फैमिली एस्टैब्लिश कर सकता है कि ज्ञान ग्रहण करो, लेकिन उसी ज्ञान से हर उस युग को या वाद को आंको, तो उसमें से कुछ ग्रहण करेंगे और कुछ छोड़ देंगे। और जो बिल्कुल ही त्यागने लायक होगा वो 1942 की तरह की आंधी की एक आग आप भी लगाइए और उसको कहिए, वो आग जो है वो वास्तविक आग ना हो, लेकिन पब्लिक स्क्वायर्स में आप आके कहिए कि एक बढ़िया किताब तो पढ़ेंगे लेकिन ये बारबी शारबी ये सब हम त्यागते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि क्लासरूम के ठीक बाहर हम किस तरह का सामाजिक समन्वय, किस तरह के लेंसेज के साथ हम अपनी दुविधाओं को, युग की दुविधाओं को, समय की दुविधाओं को कैसे आंकते हैं। और उस आंकने का काम जितना टीचर का है, अगर टीचर ने बढ़िया पढ़ाया है तो उसका एक छोटा सा शागिर्द भी एक बढ़िया प्रश्नवाचक उठा के और युग पर प्रश्नवाचक उठा सकता है। ये परंपरा, ये परिपाटी किसी वक्त, समय, काल और किसी वाद का एक कैद नहीं होती, किसी गुलाम नहीं होती। सोच की शक्ति कायम करना, बरकरार करना, यही शिक्षा का मुख्य मंत्र है। और अगर ये हो रहा है तो आप युग पर भी प्रश्नवाचक उठाएंगे और उठाते रहेंगे। जी हाँ, हमारे साथ बलदेव भाई शर्मा जी बैठे हुए हैं जो कि लेखक हैं और अध्यक्ष हैं नेशनल बुक ट्रस्ट से। आप आते हैं, बहुत बहुत स्वागत है बलदेव भाई जी। आप किस प्रकार से देख रहे हैं ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, शिक्षक और छात्र के संबंध आज के दौर में? खास तौर से आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। आज का दौर मतलब ऐसा है कि कई बार छात्रों को लगता है कि शायद टीचर तो सब्स्टिट्यूट है, हमारे पास तो दूसरे और कई तरीके हैं जिससे हम पता लगा लेंगे, चीज़ों को समझ लेंगे। ये जो एक चलन साथ में चल निकला है जो कि मतलब अवश्यंभावी, आज के युग के साथ कदम तो मिलाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे में टीचर और छात्रों के संबंध क्या आपको लगता है इन सब चीजों से प्रभावित हुए हैं? देखिए, वक्त बदलता है तो बहुत सारी चीजें बदलती हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो जीवन का मूलभूत सत्य होता है, उसको आप नहीं बदल सकते, जिसे यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। बदलते दौर में शिक्षा का जो स्वरूप है वो रोजगार तक केंद्रित कर दिया गया है मुख्य रूप से। जी जी। कैरियर ओरिएंटेड शिक्षा हो गई है। और इसलिए जब व्यवसाय की हम बात करते हैं तो लेन देन पे चीज खत्म हो जाती है, उसके आगे फिर कुछ सोचना नहीं है, दूसरा मिलेगा
फिर उससे जुड़ेंगे, तीसरा मिलेगा उससे जुड़ेंगे। लेकिन शिक्षा केवल रोजगार या कैरियर तक सीमित नहीं है। जैसे हमारे विद्वान वक्ताओं ने कहा, शिक्षा तो वास्तव में जीवन का मंत्र है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर व्यक्ति के जीवन में सोच को कोई दिशा दे सकता है तो वो शिक्षा है। जैसे कई बार हम लोग बहुत से सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातों के साथ वो कहता है कि किसी एक किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। एक किताब जिंदगी कैसे बदल सकती है? उसके सोचने का नजरिया बदल देती है। तो शिक्षा को अगर हम पाठ्यक्रम के ज्ञान से बाहर भी महत्व देना शुरू करेंगे तो फिर शिक्षक और छात्र के संबंधों में भी वो गर्माहट आएगी। जैसे आपने कहा कि आज तो गूगल गुरु हो गया है, तो प्रत्यक्ष गुरु है, उसका कोई महत्व ज्यादा बचा नहीं है कि हम तो गूगल से सीख लेंगे। लेकिन गूगल आपको केवल जानकारी दे सकता है, ज्ञान नहीं दे सकता। जानकारी और ज्ञान में बहुत बड़ा फर्क है। जो शिक्षक है, जो पहले गुरु हुआ करता था, वो केवल उतना नहीं बताता जितना आप पूछ रहे हैं। वो आपके जीवन की आवश्यकताओं को, जीवन के हित अहित को भी ध्यान में रखकर आपको ज्ञान देता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। पर बलदेव भाई, आजकल लोगों को दिक्कत है कि ऐसे गुरु, ऐसे शिक्षक मिलते नहीं है। नहीं, तो एक शिकायत है लोगों को। जीवन जीना है सब हैं, लेकिन हम जैसा देखने चलेंगे वैसा ही मिलेगा। आज उस तरह के अच्छे छात्र भी हैं, उनकी मात्रा घट गई है। उस तरह के अच्छे और कमिटमेंट वाले गुरु भी हैं, लेकिन हमारी आवश्यकता केवल व्यावसायिकता तक केंद्रित होकर रह जाएगी। हम रोजगार ओरिएंटेड शिक्षा को ही अपना प्राधान्यता देने लगेंगे तो फिर जिंदगी बहुत पीछे छूट जाती है। और इसीलिए शिक्षा को बहुत व्यापक दृष्टि से लेने की आवश्यकता है, शिक्षक के लिए भी और छात्र के लिए, शिक्षार्थी के लिए। बिल्कुल। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी बैठे हुए हैं, जो कि विराट कोहली, और हम कहते हैं ना कि नाम को जिसने सार्थक कर दिया, जिनको वाकई उन्होंने विराट बनाया, राजकुमार जी हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, कैसे आप देखते हैं अपने शिष्यों, आपके तो कई और शिष्य भी हैं, लेकिन विराट कोहली तो मतलब स्टार है, हमारे दिलों में बसते हैं, हमारे क्रिकेट की इतनी बड़ी हस्ती है, कैसे वो उनको तराशा आपने? देखिए, अभी तक जैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, मेरे तो लेवल से भी ऊपर की बातें थी है क्योंकि मैं स्पोर्ट्स का आदमी हूँ, तो बहुत ज्ञान मिला मुझे अभी इन बातों से। लेकिन मैं स्पोर्ट्स में लेके जाना चाहूंगा कि अभी भी एक रिश्ता कायम है, एक गुरु का और एक शिष्य का। आज भी अभी मैं अगर अपने ग्राउंड में जाता हूँ तो वो वहाँ पे 300 बच्चे हैं, तो 300 के 300 मेरे पैर छूते हैं, या बाकी मेरे कोचेस के पैर छूते हैं वो सब। तो वो एक अभी स्पोर्ट्स में तो एटलीस्ट ये अभी कायम है कि बहुत रिस्पेक्ट है अपने कोचेस की और अपने गुरु की। आपको मैं बताता हूं कि मेरा अपना बेटा मेरी एकेडमी में खेलता है, तो मेरी वाइफ का अगर वो कोई बात नहीं मानता है तो वो उनके कोच को फोन करती हैं, जो कि मेरा एम्प्लॉय है, और वो फिर उनकी बात मान लेता है। तो वो एक रिश्ता एक बहुत अच्छा कायम है गुरु का और शिष्य का। और जहां तक विराट की बात है, विराट बहुत छोटा था जब मेरे पास आया था, वो 10 साल का भी नहीं था, बहुत शरारती बच्चा था और टैलेंटेड तो था ही। तो वो आज से 16-17 साल पहले जब आया था, वो आज भी वैसे ही ग्राउंड में एंटर करता है जैसे पहले आता था। आज भी उसी दिल से पैर छूता है जैसे वो आज से 15-16 साल पहले छूता था। तो वो एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट है, जो कि अभी तक मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स में है और बाकी स्टडीज में भी। तो कभी उनके मन में ये नहीं आया कि कुछ ज्यादा ही मतलब परेशान करते हैं, मुझे बहुत डांटते हैं, या बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, या इस तरह की कोई शिकायत आपके चेले की आपकी तरफ से कुछ ऐसा सुनने में आया? बहुत सारे चैलेंजेस आए आपके जीवन में उसको लेकर? देखिए, फेजेस आए। एक फेज आया जब वो अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत के आया, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला आरसीबी से, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से। तो एक 18 साल का लड़का, उसको इतना ज्यादा चकाचौंध मिली, तो वो थोड़ा सा अपने पाथ से भटकने लगा था। तो उस समय मेरा रोल बहुत इंपॉर्टेंट था कि उसको संभालना, उसको डांटना, समझाना कि आपके लिए क्या अच्छा है। तो वहां पे थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ा, बहुत कुछ हुआ उसके साथ। डांट भी पड़ी थोड़ा, और भी इससे ज्यादा भी हुआ। तो वो जरूरी था। तो वही एक शिक्षक का या एक कोच का फर्ज है, ड्यूटी है। और उसके बाद उसे लगने लगा कि मेरा सर मेरे लिए हमेशा हैं, हमेशा खड़े हैं, भले ही वो मेरा अच्छा टाइम है, बुरा समय है। तो वो अब वो सब चीजें मेरे से शेयर करता है, भले उसकी पर्सनल चीजें हैं, उसकी फैमिली है, उसका कोई भी चीज है वो शेयर करता है। तो एक बहुत अच्छा रिलेशन
मैं कहता हूँ ये गुरु और शिष्य का होता है। जी हाँ, बिल्कुल। खेल के मैदान पे वाकई जिस तरह से आपने उन्हें तराशा है और हम सब जिसको विराट कहकर बुलाते हैं, वाकई उसके लिए आप काबिले तारीफ है। हमारे साथ सुषमा गोयल जी बैठी हुई हैं जो कि पढ़ाती हैं एक स्कूल में। सुषमा जी, आप तो आज की जनरेशन के साथ आपका रोज का आमना सामना होता है, क्या लग रहा है आपको? क्या वाकई बदलाव आ रहा है या टीचर टीचर ही है, स्टूडेंट स्टूडेंट ही है और रिश्ता जो है वैसा ही है? बदलाव है, बहुत है, लेकिन रिलेशन अभी भी वही है। जितनी हमने कमर्शलाइजेशन की बात करी, ये कहा कि आजकल हमने एक व्यवसाय बन गया है और जो टीचर है एक वो भी एक कमोडिटी, और उस तरह आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं ये सिर्फ क्लासरूम के बाहर के वर्ड्स हैं। व्हेन यू एंटर द क्लासरूम, उसके बाद एक सिर्फ शिक्षक और बच्चे रह जाते हैं, स्टूडेंट्स रह जाते हैं। और बल्कि हमारे लिए टीचर्स के लिए आजकल और भी ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि पहले जमाने में बच्चे के खाली स्लेट होती थी, उन्हें बाहर की दुनिया का भी इतनी नॉलेज नहीं होती थी, तो जो टीचर ने बता दिया बच्चों ने याद कर लिया। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, जब टीचर कुछ बोल रहा है बच्चे भी एनालाइज कर रहे हैं। उन्होंने गूगल में देखा, उन्होंने टीवी में ये देखा, बड़ों से ये सुना। पहले तो घर के बड़े भी बच्चों से बात नहीं करते थे, आजकल तो सारी कन्वर्सेशन बच्चों के सामने ही होती है। दे नो एवरीथिंग अबाउट दी हाउस ऑल्सो। तो उनके मन में, क्योंकि उनका मन बहुत कोमल है, और इस कोमल मन में इतनी सारी जब इंफॉर्मेशन डाल दी जाती है तो बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो अपने कई बार पेरेंट्स से नहीं पूछ सकते, कि उन्हें लगता है अभी पेरेंट्स बोलेंगे तुम ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हो, तुम अपने काम से काम रखो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अपने फ्रेंड सर्कल से कई बार नहीं पूछ सकते, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, इतनी छोटी सी बात इसको नहीं पता। फिर अल्टीमेटली बच्चों को टीचर दिखाई देती है और वो कई बार हमसे, मैम आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछनी है, इस तरह करके उनके चेहरे पे पता चल जाता है कि ये बच्चा कंफ्यूज्ड है और इसको पूरी वो नॉलेज प्रॉपर चाहिए, जो कि बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक दूसरे के साथ उलझ चुकी है। तो आजकल हम टीचर्स के लिए और भी ज़्यादा बड़ा रोल है कि हमें बच्चों की वो दुविधा भी सॉल्व करनी है, उन्हें राइट ट्रैक पे लाना है। जो भी उन्होंने इनपुट लिया है उसको प्रॉपरली अरेंज करना है उनके माइंड में, जिससे वो डिस्टर्ब भी ना हो और वो अपनी आगे पढ़ाई कर। शिकायत क्या है बच्चों से, आजकल के बच्चों से क्या शिकायत है सबसे ज्यादा? मैम कह रहे थे शिकायत कुछ नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं और वो शरारत भी करेंगे तो कई बार ज्यादा कर जाते तो हमें भी लगता है भी हम उस समय स्नब भी कर देते हैं, या बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे, क्योंकि हमें भी ऊपर से होता है, हमारे भी बॉसेस कहते हैं भाई एकेडमिक में इतने बच्चों के 90%, इतने बच्चों के 80% वगैरह, ये हमारे ऊपर भी प्रेशर होता है। एंड वो प्रेशर हम बच्चों में भी डाइवर्ट करते हैं कि तुम पढ़ो पढ़ो, अपनी कॉपीज बनाओ, अपना ये करो, रिटन वर्क है। फिर हम चाहते हैं वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आए, क्योंकि हमें फर्स्ट प्राइज चाहिए, हमें सेकंड प्राइज चाहिए। ठीक है, तो ये एक भागदौड़ लगी है, जो है वो बने रहते हैं बहुत ज्यादा, और प्रेशर हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। हमारे साथ विपुल मुदगल जी बैठे हैं। विपुल जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? और खासतौर से जैसे कह रही हैं कि जो आजकल के प्रेशर्स हैं, टीचर्स को तो उसी प्रेशर में काम करना है, उनके पास पूरी 40-45 की क्लास भी है, उनके पास दुनिया भर का सिलेबस भी है, और जो बेचारे ग्रामीण इलाकों में उनकी तो और ज्यादा परेशानियां हैं। तो ऐसे में जाहिर है फिर चीजें वैसी कैसी होंगी जैसी हम चाह रहे हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है? खाली ग्रामीण इलाकों में ही नहीं, शहरों में भी, जो बस्तियों में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, हाँ। उन बच्चों का मैं आपको एग्जांपल उसका भी दूंगा। पहले मैं, चूंकि बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं, हाँ, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं जब छोटा था तो मेरा पर्सनल एग्जांपल है, मेरे पिताजी जो है वो बड़े मूडी व्यक्ति थे, वो मूड में रहते थे, कभी बहुत गुस्सा होते थे, कभी बहुत विद्वान व्यक्ति थे, बहुत मजेदार आदमी भी थे, लेकिन मूडी भी थे, ऐसे होता है। तो हम लोग भी बच्चे सारे मूडी होते जा रहे थे थोड़े थोड़े। तो मेरे टीचर ने एक बार कहा, कुछ उन्होंने सोचा होगा, और उन्होंने कहा कि बेटा हर दिन जो होता है, जब दिन सूरज उगता है, जब दिन निकलता है, तो वो एक नया दिन, नई संभावनाएं लेके आता है, बहुत सुंदर दिन होता है हर दिन। तो आप कभी ये ना सोचो कि आज तो बहुत खराब है, आज बहुत बादल है, क्या हो रहा है, आज ये कैसा मौसम है। हर दिन बहुत सुंदर दिन है। और वो बात मेरे मन में इस तरह घर कर गई कि मैं बहुत साल विदेश में भी रहा, जहाँ पे अक्सर सूरज ही नहीं निकलता था और बड़ा खराब सा मौसम रहता था, लेकिन मेरे मन में हमेशा ये आता था, प्रकृति ने दिया है, कितना सुंदर दिन है, एक नया दिन है, नई संभावनाएं, चलो मैं बाहर निकलता हूँ। तो ये जो उन्होंने, मुझे ये भी नहीं याद कि वो क्या पढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने मेरे अंदर देखा, जरूर मेरा मूडीपन उन्होंने देखा होगा, और उन्होंने मुझे सीधा सीधा एड्रेस किया, और मुझे उन्होंने जीवन भर के लिए, जब तक मैं मतलब मर ना जाऊं, तब तक मेरे ख्याल मेरे दिमाग में ये चलता रहेगा जो गुरुजी ने एक बार मुझे बता दिया। अब दूसरी बात में जो आपने कहा, जो बच्चे असमानता के, देखिए हम नॉलेज इकोनॉमी में रह रहे हैं, एक गजब का डिजिटल रेवोल्यूशन भारतवर्ष में चल रहा है, और दुनिया के दूसरे जो हमारे जैसे विकासशील देश हैं, उनसे कहीं ज्यादा बड़ा डिजिटल रेवोल्यूशन इंडिया में हो रहा है, लेकिन साथ साथ गजब की असमानता है। और ये जो बाजारीकरण है,
जो शिक्षा का, उसके साथ असमानता बढ़ रही है। अभी बीच में कुछ हमारे एक साथी हैं, एक एमफिल कर रही है महिला, उनके साथ काम कर रहे थे, तो उनसे कहा कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 25% बच्चे, बड़ा स्कूल था, महंगा स्कूल था, उसमें आते हैं, उनके साथ जो व्यवहार होता है बस आप नोट करती जाए। तो मैं उसमें से बिल्कुल छोटे छोटे 2-3 आपको एग्जांपल्स देता हूँ। पहला, एक बच्चे को उन्होंने कहा कि 2 बच्चे शरारत कर रहे थे, एक ने दूसरे के बाल काट दिए, दोनों ने एक दूसरे के थोड़े थोड़े बाल काट दिए। तो उनमें से एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बच्चा था, तो उसके दोनों के माता पिता आए और एक के माता पिता हाथ बांध के खड़े हो गए कि भाई जरूर गलती हमारे बच्चे की होगी, और दूसरे सीधे धड़धड़ाते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस गए और उन्होंने कहा कि ये क्या है, इसी की वजह से हुआ है। इसी तरह से दूसरे एक जगह पे एक बच्चा बीमार पड़ा, तो उसके ग्रैंडफादर बाहर खड़े हुए कह रहे थे अब क्या करें, ऐसे बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो बीमार तो पड़ेंगे। और इसी तरह से लगातार एक के बाद एक टीचर ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे को कहा कि जाओ वो सामान ले आओ, फिर दोबारा कहा कुछ और ले आओ, वो बॉल ले आओ, पुस्तक ले आओ, वहां चले जाओ, लाइब्रेरी चले जाओ। फिर उसके बाद अपने आप ही टीचर ने कहा तुम्हें पढ़ना तो है ही नहीं, काम ही करा लेते हैं तुमसे। तो हम ये देख रहे हैं, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर खराब है, कोई टीचर खराब नहीं है, लेकिन उनको इस चीज के लिए तैयार नहीं किया गया। तो आज के जमाने में, आजकल पहले भी था कि व्यवहार का, कौशल का, ज्ञान का एक ट्रेनिंग के साथ में समावेश करके उनको सिखाया जाए कि ये नई चुनौतियां जो हुई हैं असमानता के साथ, ये भी भारत के बच्चे हैं, ये स्लम से आते हैं, बस्तियों से आते हैं, इनके अंदर भी वही भाव है, ये भी सीखना चाहते हैं, बड़े आदमी बनना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि विषमताएं, असमानताएं, तमाम चीजें बढ़ रही हैं, उसके साथ में नए चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, जिसका हमें बिल्कुल, और आपने सही कहा, और ये विषमताएं कहीं हावी हो रही हैं हमारे दिमागों में, और जाहिर है वो विषमताएं टीचर्स के साथ व्यवहार, जो बच्चों के साथ में व्यवहार है, उसमें भी कहीं ना कहीं परिलक्षित होती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ में यहाँ स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों ही बैठे हैं, दोनों से हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते हैं चर्चा में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो, कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, डिस्कवर, cinema from Brazil, Russia, India, China, South Africa। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.tff.nic.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। गांव में रहने वालों का जीवन स्तर सुधारने के लिए जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना शुरू की। इसमें गांव में पक्की सड़कें और नाली बनाने का काम हुआ। साहब जी, ये हमारा जॉब कार्ड, ये हमारे काम की अर्जी। ठीक है। पावती तो दीजिए। अरे हम पे भरोसा नहीं है क्या? बात नियम की है साहब जी। पावती नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि 15 दिन के भीतर हमको काम मिला कि नहीं मिला? और अगर हमको 15 दिन के भीतर काम नहीं मिला तो फिर हमें बेरोजगारी भत्ता कैसे मिलेगा, बताइए जरा। अच्छा रुको, देता हूँ। महात्मा गांधी नरेगा, हक ग्रामीण का, विकास गाँव का। अब ठीक है। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम शिक्षक और छात्रों के संबंधों पर बात कर रहे हैं। आइए जरा रियल टाइम परीक्षण कर लें कि क्या कुछ एक्सपीरियंसेस हैं आज के हमारे छात्रों और शिक्षकों की। हमारे साथ में कुछ स्कूली बच्चे यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले माइक उन्हीं के पास हम लेके जाएंगे। किस किस बच्चे ने हाथ खड़ा किया था? हाँ, जरा बताइए आजकल कैसा है टीचर्स के साथ में आप लोगों के रिलेशंस? ये सोचने की बात है कि हमारे टीचर से रिलेशन बदल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सच में ऐसा होता तो सच में क्या विराट कोहली जैसे प्लेयर्स इंडिया में निकल पाते? बिल्कुल ठीक। हमारी और टीचर्स के रिलेशन बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। हमारे टीचर बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं हमें।
ओके, वेरी गुड जी। और कौन बात करेगा? हाँ बोलिए। थोड़ा बहुत अगर चेंज हुआ है तो वो टीचर्स की स्ट्रिक्टनेस। अच्छा, वो ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है? नो, दे आर नॉट स्ट्रिक्ट नाउ। अच्छा, दे आर नॉट स्ट्रिक्ट? नॉट सो मच। ओके, तो ये तो आपके लिए बल्ले बल्ले है। हाँ बैठिए। और कौन बात करेगा? हाँ बोलिए। As our teachers provide us our moral support in our life to fight the challenges of our life. So it's our duty, so that we could come up with their expectations. Okay, all right. हाँ, और कौन बात करेगा? जी बोलिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे टीचर्स हमारे से अलग हो गए या उनकी और हमारे बीच की जो कुछ तनातनी चल रही है, कुछ टेंशन चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे टीचर्स हमें पूरी तरीके से अपना कोऑपरेशन देते हैं और जितना उनके अंदर नॉलेज है वो हमें उतनी प्रोवाइड। और दूसरे स्कूल के टीचर्स के बारे में बता सकते हैं? मैम, टीचर्स तो सारे सेम होते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को पूरा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब आप मेरे सवाल में घिरी नहीं। ठीक है, ओके। हाँ बताइए। अगर हम ये कहें कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के जो रिलेशन है वो खराब हो रहे हैं तो नहीं, हम नहीं कह रहे, हम तो पूछ रहे। नहीं, देखिए जैसे सुनने में आता है कि खराब हो रहे हैं। अब वो सुनने में आ रहा है तो सब में फैल रहा है कि हाँ टीचर्स और स्टूडेंट्स के रिलेशन खराब हो रहे हैं। आपको लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। वाकई एक किस्म का विश्वास बनता है आपकी इस बात से। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और कौन बात करेगा? एक मैम बैठी है जिन्होंने हाथ उठाया बहुत देर से। जी मैम बताइए, कैसा है आपकी क्लास में आपके स्टूडेंट्स के साथ आपका संबंध? अगर मैं पर्सनली बोलती हूँ, व्यक्तिगत रूप से बताया जाए, हाँ। तो मेरा क्लास बहुत अनुशासित रहता है। अच्छा। बट जो मैंने पहले बोला था परेशानी वाली बात, वो परेशानी वाली बात ये है कि हम लोग मेंटली बहुत परेशान रहते हैं। वो कैसे कि हम लोग बहुत कुछ देना चाहते हैं अपने बच्चों को, बट कुछ ऐसे पैटर्न हमारे एजुकेशन के हो गए हैं जिससे हम लोग की इनएबिलिटी हर जगह आती जा रही है। अच्छा। हम लोग जो आज से 4-5 साल पहले जो दिया करते थे बच्चों को, शायद हम पेपर वर्क के कारण नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को। तो मतलब मेन बात यह है कि बदलाव एजुकेशन में बहुत जरूरी है। मुझे जिस परेशानी की तरफ मैडम ने ध्यान दिलाया है कि हम तो देना चाहते हैं लेकिन बहुत सारा पेपर वर्क, बहुत सारी ऐसी चीजों में टीचर्स को फंसाया हुआ है जिसकी वजह से वो अपना बेस्ट नहीं दे पाती बच्चों को। ये एक सच्चाई है। ये बात आपने भी कही थी, यही चीज इन्होंने भी कही थी, और ये बात बहुत से प्राचार्यों से, अध्यापकों के पास से आती है कि वे इसमें बहुत समय उन्हें देना पड़ता है। टीचर का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत टायर्ड हो जाता है लाइफ में। उससे पूछो भाई कुछ और करेगा, बस काम पकड़वा लो भाई। इस बात से सहमत हूँ जो उन्होंने कही कि हमारे जो नए प्रोसीजर्स हैं, जो डेटा वगैरह देना पड़ता है, वो बड़े समय पर इनका बहुत सा समय उससे व्यर्थ जाता है। ये ट्रांजिशन पीरियड है। पहले हम कागज पे लिखते थे, करते थे, अब आपके पास सारे आदेश आ जाते हैं कंप्यूटर पे, तो निश्चित रूप से इसमें 2-4 साल लगेंगे जब तक, क्योंकि टीचर्स और प्रिंसिपल्स भी उतने प्रोफिशिएंट नहीं है बिल्कुल कि वो उसी ढंग से जवाब दे सके जैसे मांगा जा रहा है। ये हो रहा है। जी बलदेव भाई, एक बात और है कि ये भी कहा जाता है कि साहब जो किताब में से आपने पढ़ाना है वो तो आप पढ़ा रहे हैं, उसकी तरफ आपका ध्यान ज्यादा है आज टीचर का, बजाय इसकी कि आप उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाएं, उनको मनुष्यता, मानवता, ईमानदारी, सच, ये अच्छी अच्छी बातें भी उन्हें सिखा। उसके लिए वक्त नहीं है टीचर के पास, जो कि टीचर का जो कि सबसे प्रमुख कर्तव्य एक टीचर का होना चाहिए अपने छात्र के व्यक्तित्व को बनाने में, वो उसको नहीं दे पा रहा आज के टाइम में। देखिए, यहाँ विपुल जी ने भी कुछ उदाहरण बताए। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है ये देखना पड़ेगा। शिक्षा का मूल उद्देश्य तो मनुष्य निर्माण करना है। बिल्कुल, जैसा विवेकानंद ने कहा कि मनुष्य के देवत्व को जगाना ये शिक्षा का उद्देश्य है। लेकिन जब शिक्षा परसेंटेज में आप सीमित कर देंगे तो फिर टीचर्स को भी, जैसे मैडम ने कहा, टीचर्स को भी सारा दिमाग उसी में लगाना पड़ेगा, ऊपर वालों को भी टीचर पर दबाव डालना पड़ेगा, बच्चे को भी उसी दबाव में झेलना पड़ेगा, और उसी दबाव के कारण कितने बच्चे हमारे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। तो कम से कम शिक्षा के उद्देश्य को पहले परिभाषित करना पड़ेगा नए सिरे से, फिर उसके अनुसार हमें शिक्षा की पूरी पद्धति निर्माण करनी पड़ेगी। अभी तकनीकी उन्नति हमने बहुत कर दी, लेकिन तकनीकी उन्नति को शिक्षा में जिस तरह बाधित कर दिया गया है, उससे शिक्षा का मूल उद्देश्य प्रभावित हो रहा है। ओके, हमारे साथ में कुछ टीचर्स भी हैं, अपनी बात करेंगे। पहले जरा टीचर्स, जी हाँ बोलिए। सर, ड्यूरिंग योर टेन्योर इन NCERT, डिड यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट वैल्यू बेस्ड एजुकेशन? इनका जवाब मैं 2 इंसिडेंट बता के देता हूँ। हमारे एक बहुत वरिष्ठ अध्यापक थे, प्रोफेसर सोमनाथ सराफ, श्रीनगर में पढ़ते थे, 1940 के आसपास के। वो एक बार स्कूल नहीं गए 14 दिन तक, तो मास्टर साहब, मौलवी साहब ने पूछा स्कूल क्यों नहीं आए थे? नाराज होना अधिकार है, 14 दिन तक नहीं आए। तो धीरे से खड़े हुए और उन्होंने कहा, और ये इंसिडेंट आप लोग सुन ले तो कभी भूलेंगे नहीं जीवन में। उन्होंने कहा, मेरी माँ नहीं रही।
मौलवी साहब उठे, आए, उनको गोद में लिया और कहा, आज से मैं तुम्हारी माँ हूं। और ये वाक्य सोमनाथ सराफ ने जिंदगी भर अपने विद्यार्थियों के साथ लागू किया। एक वाक्य जो है सब कुछ बदल देता है। सोमनाथ सराफ ने मुझे सुनाया, मैं जब प्राचार्य था या पढ़ाता था, मैं इसको कभी भूला नहीं। एक मैं अपने साथ की घटना बताता हूँ। मैं एमएससी फाइनल का विद्यार्थी था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। मेरे प्रोफेसर साहब सामने से आ रहे थे। मैं नई बुशर्ट पहन के खड़ा था और उसका दाम बताओ, 28 रुपए था, बड़ा महंगा था। वो सामने से आए, उन्होंने देखा, थोड़ा सा रुके, बोले बहुत अच्छा है, घर में सबके लिए बना होगा, और चले गए। आज भी मेरे मन में वो चित्र जमा हुआ है और जीवन में जब भी कोई ऐसा अवसर आया तो मैं उससे पीछे नहीं हटा। ये वैल्यू एजुकेशन का व्यवहारिक स्वरूप है। इसको मैंने अपने एनसीईआरटी में जो करिकुलम फ्रेमवर्क मेरे से बना था उसमें इसको डाला हुआ है। इंसिडेंट नहीं डाले हैं, इसका सार्थक तो डाला है जी। और मेरा आज भी विश्वास, दो चीजें मैं कहना चाहता हूँ। अध्यापक का जो उदाहरण होता है, बच्चे सब देखते हैं। अध्यापक कपड़े कैसे पहनता है, बिल्कुल, बाल कैसे रखता है, दूसरों से व्यवहार कैसे करता है, प्राचार्य के सामने कितना विनम्र होता है, पियोन के सामने क्या विनम्रता कहीं समाप्त तो नहीं हो जाती। ये आप अगर ये मान ले, आपके आइकॉन अमिताभ बच्चन भी हो सकते हैं, विराट कोहली भी हो सकते हैं, लेकिन आपका सबसे बड़ा प्रभाव डालने वाला आइकॉन आपका टीचर होता है जी। उसको आप हमेशा ध्यान में रखिए। हाँ बोलिए। जब मैं अपने स्कूल की याद करती हूँ तो मुझे याद है कि हम लोग बहुत सोचते थे टीचर से, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते थे। हम उन 10 बार सोचेंगे उनसे कुछ पूछने, कहीं वो कुछ बोल ना दे, तो उस टाइम काफ़ी डर रहता था, 4-5 साल पहले की बात। बट अभी जो चेंजेस मैंने देखा है, अभी मैं एमए में हूँ, बट टीचर्स इतने इंटरेक्टिव हैं, हम उनसे कंफर्टेबली बात कर सकते हैं। दैट्स इट। ओके जी। हाँ, और कौन है जो थोड़ी हायर एजुकेशन में अपने टीचर्स के बारे में बात करना चाहते हैं? मुझे ये कहना है कि जो प्रॉब्लम्स मैंने अपने ग्रेजुएशन टाइम पे फेस की है, मतलब एज एन एजुकेशन में, वो ये है कि जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ का हमें जनरलाइज व्यू चाहिए होता है अपनी परसेप्शन बनाने के लिए, कुछ भी हो, लेकिन जब हम वो जनरलाइज व्यू के लिए किसी के पास जाते हैं तो वो हमें अपनी व्यूज़ ही देने लगते हैं, हमें वो ओवरऑल व्यू नहीं मिलता। अगर कोई राइट विंग सपोर्टर है तो वो उसकी चीज़ें गिनाने लगता है, कोई लेफ्ट विंग है तो उसकी चीज़ें गिनाने लगता है, तो हमारा परसेप्शन बन नहीं पाता उस चीज़ में। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज हमें नहीं पता होता कि अब हम जाए तो जाए किस तरह। ठीक है, ओके जी, आपने अपनी बात बताई। हाँ बोलिए। जहाँ तक मुझे पता है कि पेशेंस डेवलप नहीं होता है लोगों के बीच में, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो। तो पेशेंस डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि मैनेज भी हो जाए और नॉलेज भी अच्छे से रहे। ओके जी, हमारे साथ में ये स्पोर्ट्स वाले कुछ बैठे हुए हैं, कोई बात बताएंगे अपने कोचेस की? आप बोलोगे? हाँ बोलिए। खेल के मैदान में कैसे हैं गुरु और शिष्य के संबंध, बताइए। जिस रिस्पेक्ट के साथ हम अपने कोचेस को देखते हैं वो बहुत सही है। टीचर्स के मामले में भी जनरल एजुकेशन में ये चीज़ है कि हम टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पर कहीं ना कहीं जो हम एक घर के माहौल और एक नैतिक मूल्यों की जो बात करते हैं वो आज इस तरीके के हो गए हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सब कुछ बनाना चाहते हैं और उस चक्कर में वो शायद कुछ भी नहीं बन रहे हैं। बहुत सारे, आज ओलंपिक की अगर हम बात करें तो हमारे मेडल्स बहुत सारे आ सकते थे, लेकिन वो एक इस प्लेयर के लिए ये सोचा जाता है कि वो खेल रहा है, उसके बाउंडेशंस उसके लाइफ में इतनी सारी आ जाती हैं कि वो वहां तक पहुंचने के लिए उसे बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। जी हाँ बोलिए। देखिए, प्राचीन समय में जिस प्रकार गुरुकुल व्यवस्था चलती थी, छात्रों को शिक्षक वो पढ़ाते थे जो उनके भविष्य में कार्य में आता था, अर्थात जो कि उनके जीवन में उपयोगी रहता था। किंतु वर्तमान समय में हम देखते हैं शिक्षा में पाठ्यक्रम ऐसा है जो कि आने वाले समय में उनके कार्य नहीं आ पाता है, कुछ ऐसी चीजें हैं। तो मेरा मानना है उनके स्थान पर जो है हम बच्चों में चरित्र निर्माण के लिए ऐसी चीजें उनको सिखाने के प्रयत्न करें जो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी मैं हैदराबाद से हूँ तो हैदराबाद की बात करूंगा। अभी कमर्शियलिज्म की बात हो रही थी तो वहाँ पे हैदराबाद में हर गली में एक स्कूल खुलता है, 8 बजे शुरू होता है सुबह, शाम के 8 बजे खत्म होता है। न टीचर बच्चों को जानती है, न बच्चे टीचर को पहचानते हैं। 60 बच्चे होते हैं क्लास में, जमीन पे बैठते हैं, उनको क्या पढ़ाते हैं, सिलेबस खत्म करने के लिए होता है, सिलेबस ओरिएंटेड हो गया है। आप कहाँ से आते हैं?
I'm from Gurgaon. अच्छा, गुड़गांव में क्या हालत है बताइए? It's actually very fun. It's fun. Yeah, the teachers were very nice and supportive, and even when they gave us a lot of work, they always said that if we had a problem like cause of the stress or any psychological problem, we can approach them. That's very good. Okay, जी हाँ, और कौन बात करेगा पीछे? हाँ, आप बात करिए, बताइए। हम थोड़े दूर रहते हैं दिल्ली से, अभी हम पेरेंट्स से भी दूर हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे टीचर्स ने हमें एक ओपन स्पेस दे रखी है जिसमें हम इंटरेक्ट कर सकते हैं उनसे एंड खुल के बात कर सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। जैसे मतलब मे बी स्कूल्स में अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है कि वो पीयर इंट्रैक्शन, पर अभी हमारे स्कूल में लाइक हमारे कॉलेज में they have started this process where like we can actually explain our point of view and our stand. Okay, आप बात करेंगे? हाँ, आप बताइए, दीजिए इधर माइक। हाँ, बताइए। मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मेरी स्कूल की टीचर्स तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। जैसे इवन आवर काउंसलर, अगर स्कूल में किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कभी भी किसी को लेट डाउन नहीं करते हैं। जी, वेरी गुड। और हमारे साथ में एक टीचर बैठे हुए हैं। जो भी टीचर है आज, वो भी एक विद्यार्थी था कभी। हम उसको हमेशा अपने दिमाग में रखें और हम एजुकेशन दें, विद्या दें, साथ में ज्ञान भी दें और आत्मज्ञान भी दें। जो संबंध है टीचर का और स्टूडेंट का, वो कुम्हार और मिट्टी वाला ही है। बिल्कुल, यहाँ इन्होंने बिल्कुल सही कहा। वक्त भले ही बदल गया हो, लेकिन वो कुम्हार वाला जो उदाहरण हमेशा दिया जाता है, मिट्टी के साथ में कुम्हार का जो संबंध है वो कभी नहीं बदलेगा, और चाहे कोई भी युग आए, कोई भी बदलाव आए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फाइनल कमेंट्स लेंगे और खास तौर पे बात करेंगे चुनौतियों को लेकर। हमारे शिक्षक और हमारे छात्रों के बीच में कौन सी ऐसी चुनौतियां जिन्हें दूर करना भी जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए चर्चा में। People think techies are chained to their desks. Not me. I run UAVs. You know, drones. I have to say, it's pretty awesome. I grew up playing video games. And who would have thought that'll help me defend my country? Not my mom at least. We get there first and see what's around the corner so that there are no surprises for the rest of the team. We go everywhere, working with the latest and the best technology. But no Facebook. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्प्रिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मेगा फूड पार्क्स बनाने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2016 है। अधिक जानकारी www.mofpi.nic.in पर। फायर करता हूं मैं तेज और जोरदार। प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन से मुकाबला प्रॉब्लम है। 2 पॉइंट्स डाउन होना प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम्स जितनी बड़ी जीत उतनी खास। What do I like more? जंग लड़ना या पिस्टल फायर करना? I like the fact कि मैं दोनों भारत के लिए करता हूँ। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। नहीं यार, अब ये रैगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। कंप्लेन तो करनी पड़ेगी। तू पागल हो गई है क्या? सीनियर से पंगा लेगी तो तेरा और बुरा हाल करेंगे। नो यार, हेल्पलाइन नंबर है, आई एम श्योर दे विल हेल्प। हेल्पलाइन नंबर से कभी किसी को हेल्प नहीं मिलती। एटलीस्ट वी शुड ट्राई। आपकी थोड़ी सी हिम्मत और एक कंप्लेंट की वजह से आपको रैगिंग जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। यूज हेल्पलाइन, इट हेल्प्स। उतार दे। छोड़ दो उसे, अभी तैयार नहीं हुआ वो। सुनीता, तुम्हारी बेटी की अभी काम करने की उम्र नहीं है। क्यों दीदी? ये तो सारे काम कर लेती है। बिल्कुल नहीं करेगी, न यहाँ न और कहीं। अभी बहुत छोटी है सुनीता, इसे तो स्कूल जाना चाहिए। ये 12 साल की है, इसकी उम्र में तो मेरी शादी हो गई थी। वो भी जुर्म था, और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना भी कानूनन जुर्म है। तुम क्या मुझे जेल भिजवाओगी? कहीं आप तो ऐसा अपराध नहीं कर रहे?
ब्रेक से पहले हमने बच्चों के व्यूज को सुना, छात्रों के व्यूज को सुना, और किसी ने भी ये नहीं कहा कि उसने अपने टीचर से कुछ सीखा नहीं या टीचर ने उसको वो सिखाया नहीं। शायद ये वही सम्मान का भाव है जो हमेशा एक छात्र के मन में एक टीचर के प्रति रहता है, वक्त चाहे कैसा भी हो, परेशानियां चाहे कैसी भी हो। लेकिन कुछ तो ऐसी चुनौतियां हैं जिनका हमें सामना करना पड़ेगा। क्यों ना हम उन चुनौतियों की अब बात कर लें। विपुल जी, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिसकी वजह से इन संबंधों में जो थोड़ी बहुत दूरी आ गई है, जिसकी बात समस्याओं के रूप में, परेशानियों के रूप में हम लोग करते हैं, उनको दूर किया जा सकता है? देखिए, संबंधों को तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी चुनौती है। संबंध तो टीचर जितना भी बड़ा हो जाए, जितने भी पैसे मिल जाए, कुछ भी हो जाए, वो फिर भी हमेशा छात्र का भविष्य ही सोचता है। लेकिन ऐसे मौके आते हैं जब ऐसा मौका ही नहीं मिल पाता कि आप कुछ कर सकें। देखिए, प्रथम एक संगठन है जो कि शिक्षा में काम करता है, तो उनकी एक असर की टीम है जो गांव-गांव में जाके स्कूलों के बारे में जानकारियां एकत्रित करती है। तो उनके साथ मुझे जाने का मौका मिला। तो सुबह सुबह प्रेयर हो रही थी, भारत मेरा देश है, सब भारतवासी मेरे भाई बहन, ये सब वो चल रहा था वचन। और उसके बीच में एक बच्चा बेहोश होकर गिर गया। धूप थी तो उसको उन्होंने फिर पानी वानी डाला, ठीक किया। तो मैंने उनको कई बार कहा टीचर को कि सर इनको आप कुछ ले जाएं, डॉक्टर को दिखाएं। बोले नहीं, आज सोमवार है ना। तो बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे अपने बच्चों को संडे रात को खाना नहीं देते कि स्कूल में मिलेगा खाना। आप ये सोचें कि एक क्लासरूम में 4 या 5 कक्षाओं के बच्चे बैठे हुए हैं, और उनकी उसमें भी पता, सब गरीब बच्चे हैं, सारे ट्राइबल एरिया था, और उस गरीब बच्चों में भी कुछ की यूनिफॉर्म साफ है, कुछ की नहीं है। तो उसके बारे में टीचर का ये कहना था कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, अब 6 महीने में यूनिफॉर्म मिलती है, पहले जब यूनिफॉर्म मिली थी तब से पहने हुए हैं, घर में भी वही मोजे पहने रहते हैं क्योंकि सर्दी है, और वही पहने रहेंगे जब तक नई यूनिफॉर्म नहीं मिल जाएगी। तो जब ये हाल है तो हमें कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि हर छात्र को पढ़ने का मौका मिले, और हर अध्यापक को वो विवेकानंद वाला अध्यापक बनने का भी मौका मिले। तो उसके लिए कहीं ना कहीं इस असमानता को हमें बहुत अच्छी तरह से गहन विचार करके, और मेरे ख्याल विचार करने का समय समाप्त हो गया, कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन एक्शन करके उसको दूर करें। सुषमा जी, आप क्या कहेंगी? एक आजकल हमारे जैसे हमारी जो नीतियां हैं उसके हिसाब से ये है कि हर बच्चे को स्कूल में डालो। मतलब एक तरह से कहना चाहिए, कई बार हम उसको जबरदस्ती कहते हैं कि एडमिशन लो। हाँ, वो 1.5 साल की उम्र में ही चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख बच्चा बस स्कूल में आ जाए, बस हाँ, वो चला तो जाए। इस वजह से, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारी गवर्नमेंट उतना प्रोवाइड नहीं कर पाती उतनी स्पीड से, जितनी स्पीड से हमारे बच्चे आ रहे हैं। अब जैसे हमारे उसमें तो लिखा हुआ है 35-40 बच्चे होने चाहिए क्लास में, लेकिन अगर आप वाकई दिल्ली के भी आउटस्कर्ट्स में जाएं तो मुझे जैसे और टीचर्स से भी पता चला एक क्लास में 100 बच्चा भी है। अब जब एक क्लास में 100 बच्चा बैठा हो तो टीचर का आप सोचो क्या हाल होगा, वो कितना उनको दे पाएगी। वो कोशिश करेगा टीचर की हर बच्चे को दे, पर वो हर बच्चे को उतना अटेंशन नहीं दे सकते। जब क्लास में 11th स्टैंडर्ड में 12th में आपके 70-80 बच्चा एक क्लास में बैठा हो तो टीचर के लिए भी ये बहुत एक चुनौती हो जाती है, बहुत बड़ी चुनौती है कि आप हर बच्चे को भी सेटिस्फाई भी कर सको, उसमें आप जितना नॉलेज के इनपुट देना चाहते हो वो भी टीचर भी सेटिस्फाई हो। क्योंकि जब हम क्लास में पढ़ा के निकलते हैं, अगर हम बच्चों को नहीं दे पाते अपना, तो हमारा भी मूड खराब होता है कि हम जो चाहते हैं हम वो बच्चों को नहीं दे सकते। जी राजकुमार जी, आप तो गुरु मंत्र दीजिए, कोई गुरु मंत्र दे दीजिए आज। देखिए, मैं कहता हूँ कि पहले जो टीचर्स थे वो थोड़े, कभी बच्चे कोई गलती करते थे तो पिटाई भी कर देते थे, कान पे एक के लग जाता था, पूरी क्लास ठीक रहती थी। बट अब अगर कोई ऐसा एक्शन होता है, पेरेंट्स आके कहते हैं कि आपने हमारे बच्चे को क्यों मारा या ऐसा, तो वो एक इनडिसिप्लिन या बच्चे एग्रेसिव इस वजह से भी हो रहे हैं। और स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स में अभी भी ये सब चलता है कि हम लोग मतलब टीचर्स को, अगर कोच को बुरा लगता है तो वो पिटाई भी करता है। अच्छा। तो यहाँ पे भी इतना ज्यादा, क्योंकि कोई भी टीचर अपने बच्चे को मार के खुश नहीं होता, उसका दिल दुखेगा हमेशा किसी भी बच्चे को पिटाई करने में। तो लेकिन वो उसके भले के लिए है, तो जरूरी है कि थोड़ा सा ये वाला पार्ट रहे, थोड़ा डिसिप्लिन भी रहेगा और अच्छा रहेगा। ओके, पिटाई वाला पार्ट तो है। अच्छा, तालियां बजा। तो कोई दूसरे अर्थों में नहीं समझना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने कहा है उस तरह से ही उस बात को समझा जाना चाहिए। राजपूत जी, राजपूत जी, फाइनल कमेंट्स में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि पिटाई वाला गुरु मंत्र तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि हम डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस मनाते हैं, और हम एक शिक्षक के प्रति, केवल उनके लिए नहीं, सब शिक्षकों के प्रति सारा राष्ट्र सम्मान प्रकट करता है। डॉक्टर राधा कृष्णन ने एक वाक्य कहा था, बहुत कुछ उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा, इंटेलेक्चुअल वर्क इज ओनली फॉर द इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड, यानी अध्यापन वही करे जिसकी उसमें रुचि हो, और ये रुचि आने के बाद कई बार बढ़ जाती है, जो प्रारंभ में नहीं होती वो भी बढ़ जाती है।
उसे बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वही दीपक दूसरे को जला सकता है जो स्वयं जलता हो। जो खुद मेहनत ना करता हो वो नहीं कर सकता। एक बात इसमें मैं और कहना चाहता हूँ, आपने कहा चुनौतियां क्या है। हाँ जी। एक चुनौती मैं कह रहा हूँ, हमारे जो शिक्षण संस्थान है वहां पर कुछ चीजें अवश्य बदलनी चाहिए, और वहां पर खेलों के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी हमारे एक खिलाड़ी योगेश्वर दत्त ने कहा कि जो सिल्वर मेडल पिछले उसमें मिला था रशियन हाँ उसको मिला था, वो वही रहे, मुझे न दिया जाए, क्योंकि उसकी कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है जिसको मिला था, तो उसके परिवार पर असर पड़े। ये संवेदना कहाँ पैदा होती है? खेल के मैदान पर, जहाँ लर्निंग टू लिव टुगेदर, एक दूसरे के साथ काम करना, मिलकर काम करना। अगर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में हम ये कर दें तो हमारे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए। जी मनीषा जी, मैं कुछ रोचक झलकियां आपको बतलाती हूँ। राधा कृष्णन जी को एक मूर्त रूप में हम देखते हैं, और उन्होंने ऐसा कहा, ये बतलाते हैं, और वो हमेशा एक गाइड रहेंगे भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए। मेरी माँ पढ़ती थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, और उन्होंने एक बार बताया मुझे कि वो फिलॉसफी में पंडित राधा कृष्णन उस डिपार्टमेंट में पढ़ाते थे, वहाँ वो पढ़ती थी। तो फिलॉसफी क्लासेस करते और शाम में निकलते वक्त वो म्यूजिक स्कूल के सामने सुर सुनती थी। तो एक बार घूमते घूमते वो पंडित जी खुद उनके सामने खड़े थे, बहुत डरी भी, तो टैप करके पीछे से पूछा उन्होंने कि तुमको रोज यहाँ देखता हूँ शाम के वक्त, और म्यूजिक क्लास जो है वो म्यूजिक डिपार्टमेंट शाम को चलता था, तुम्हें रोज यहाँ देखता हूँ, तुम्हारा डर सी गई? तो उन्होंने कहा इंटरेस्ट है तुम्हारा? मेरी माँ ने किसी तरह सर हिलाया, और सीखोगी? तो मेरी माँ ने कहा नहीं। क्यों? तो बताया उन्होंने कि बड़ी दिक्कत है, माँ तो विधवा है और किसी तरह से हमको भेजा है, हमको तो फिलॉसफी पढ़ना है, एक नौकरी पकड़नी है। By next day she had a merit cum means fellowship to study philosophy by day and music by night. Yeah. And look at the quality of teachers जो एक एक चयनित मामना लेके वहाँ आए थे, और उनके शिष्यों में पंडित ओंकार, शिष्यों में नहीं गुरुओं में पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। और आपको हैरानी होती है देख के। और मेरी आज के भारत की शिक्षा व्यवस्था से बस ये गुजारिश है कि यही होना चाहिए। आप जो समझते हैं बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट विष्णु जयंत नार्लिकर, उस वक्त तो उनका जब फिजिक्स पढ़ा के मन थकता था या एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ा के मन थकता था, तो वो भी आके सितार को कसते थे कि चलते हैं थ्योरी ऑफ साउंड के एक्सपेरिमेंट्स हम इधर करते हैं। तो इधर का ज्ञान उधर, उधर का ज्ञान इधर, ये करते तो वो भी कर सकते हो। उसी इसमें मैंने देखा कि कोई एक और शिक्षक जो कभी हमने कहा कि आप वीणा बजाते हैं, हमको जलतरंग बजा के सिखाइए, तो सूप बॉल्स में पानी कम करके और थ्योरी ऑफ म्यूजिक और थ्योरी ऑफ साउंड जो है वो एक साथ चल रहा है। इसी के साथ ये तो एक प्रखरित विद्यालय का चित्र है, लेकिन एक चित्र आपको और भी देती हूँ जो कि प्रश्नवाचक उठाता है, और वो प्रश्नवाचक जो है गंडामन का है, जहाँ की मिड डे मील खाते हुए कई सारे बच्चों की जो है वो मृत्यु हुई। और वो मील जो था वो राज्य ने कहा था कि बच्चों तुम्हारे लिए मैंडेटेड है, तुम ये खाना। पढ़ने की ललक से एकदम पाइपर की तरह वहाँ छोटे बच्चों की बहनों के भाई सब लुढ़कते पुढ़कते वहाँ पहुंचे, और वहाँ एक बहुत ही उस इलाके में प्रचलित है चावल के साथ बड़ी खाना। तो चावल बड़ी का मील में वो खाते हैं, और पता चलता है इसमें कोई कीटनाशक मिला के वो बच्चे मरते हैं। लेकिन उस संस्था में भी जब मैं गई देखने के लिए, तो वहाँ बच्चे नदारद थे, लेकिन जमीन पर जो एकदम दौड़ भाग हुई होगी अंत में, उसमें कुचले हुए होमवर्क की कॉपियां, टूटे हुए शार्पनर और पेंसिल्स जिनके की फोटोग्राफ लेके मैं आई। और जो वापस घर में जाके मैं इंटरव्यू कर रही थी, तब देख रही थी कि कई छोटी बच्चियां हैं जिनके भाई अब नहीं रहे, लेकिन वो फिर भी होमवर्क का कॉपी लेके, क्लास वर्क का कॉपी लेके। तो ज्ञान की दुनिया जो है वो ऐसी दुनिया है कि वो आपको उसमें बांधती है, लेकिन उसमें जो असमताएं हैं, जो विषमताएं हैं, उसको बहुत ऑनेस्टी से हमको आंकना चाहिए कि कहाँ हमारी भूल चूक हो रही है। और कभी भी हमको कतई भी डरना नहीं चाहिए। अपने आप पर उठाए गए जो प्रश्नवाचक हैं, वो प्रश्न हमारे हैं, उनको आलिंगन करने से हम ही एक बेहतर समाज बनकर उभरेंगे। आखिर अमेरिका हमको कोई अच्छा स्कूल नहीं देगा, हमको खुद इसको बनाना है। कैसे हम एक नए स्कूल की संरचना करें, ये हमारा अपना, या विद्यालय की या विश्वविद्यालय की, ये हमारे अपने निजी सवाल हैं।
जो हमको खुद तय करने हैं कि कैसे हम इसको बनाएं। जी, और मनीषा जी ने जो सवाल उठाए वाकई उद्वेलित करते हैं, आपको सोचने के लिए मजबूर करते हैं। बलदेव भाई, फाइनल कमेंट्स में आप क्या कहेंगे? खास तौर से शिक्षक हमें हमारी जिंदगी में एक रोल मॉडल हमेशा बना रहे, उसकी प्रतिष्ठा, उसका सम्मान बना रहे, इसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, वैसे तो आज के दौर में बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ी चुनौती लगती है उसका उल्लेख अभी 2-3 वर्ष पहले हमारे महामहिम राष्ट्रपति ने एक विश्वविद्यालय की कन्वोकेशन में भाषण देते हुए कहा था। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को अपने विद्यार्थियों को चरित्र निर्माण की शिक्षा देनी चाहिए। तो अगर हम शिक्षा को मूल्य परक नहीं बनाएंगे, ये ठीक है कि दौर बदल गया है, इसमें आर्थिक आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, रोजगार की जरूरत है, बड़ी बड़ी नौकरियों के पैकेज को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है, लेकिन अगर चरित्र निर्माण नहीं हुआ, उसके अंदर मनुष्यता का संप्रेषण नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से ये जो शिक्षा है केवल एक बाहरी ढांचा बनकर रह जाएगी। और हम सबने कहीं न कहीं इस बात का उल्लेख किया है कि जो विद्यार्थी है वो अच्छा मनुष्य बने। हमारे माताओं पिताओं की भी चिंता रहती है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इतने % आए, लेकिन शायद ही कोई माता पिता होगा जिसके मन में ये चिंता रहती हो और जो बच्चे को सिखाता हो कि तुम अच्छा मनुष्य जरूर बनना। और शिक्षा अगर अच्छा मनुष्य नहीं बना पाई तो फिर खूब उच्च डिग्रियां लेकर डॉक्टर बनने के बाद भी मरीजों के किडनियां निकालेंगे या इंजीनियर बन के पुल गिराएंगे, तो मनुष्यता का संस्कार, चरित्र निर्माण जिसकी चिंता राष्ट्रपति ने व्यक्त की, ये शिक्षा के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इसकी ओर शिक्षकों को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को इस प्रकार की जीवन दृष्टि दे सके। जी, बिल्कुल सही कहा बलदेव भाई ने। और आज का जो ये मौका है, जो ये समय है और ये जो अवसर है जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये अवसर तो अपने टीचर्स को, अपने गुरुओं को, अपने शिक्षकों को, अपने अध्यापकों को प्रणाम करने का है, उन्हें सलाम करने का है और ये कहने का है कि धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे टीचर्स का एक बार फिर शुक्रिया यहाँ आने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।